अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ का तालीमी निज़ाम इतना अच्छा है कि वहाँ पर बच्चे खुद शौक से स्कूल जाते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बच्चों को स्कूल भेजा नहीं जाता बल्कि बच्चे खुद जाते हैं स्कूल, वो भी पूरे शौक के साथ। आपको याद हो कि आपने भी बचपन में जब पहला दिन स्कूल में गुजारा होगा तो वो बड़ा ही जो है आपके टीचरों के लिए इम्तिहान का दिन होगा, क्योंकि जब यहाँ के बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बल्कि जाते क्या, भेजे जाते हैं, तो पहले दिन बड़ा रोना धोना मचाते हैं और जो है खूब जो है उनको स्कूल से नफरत होती है, बल्कि सारी ज़िंदगी बच्चों को जो है स्कूल से नफरत होती है। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो स्कूल कंप्लीट हो जाता है तो फिर बाद में याद आता है कि स्कूल की भी एक लाइफ थी। तो आपको आज जिस मुल्क के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वहाँ का हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम से बिल्कुल डिफरेंट तालीमी निज़ाम है, और वो इतना अच्छा निज़ाम है कि वो सब सुनने के बाद आपका भी दिल चाहेगा कि दोबारा से जो है इस स्कूल में मॉन्टेसरी से जो है उस मुल्क में जाकर के एडमिशन ले लें। तो जनाब, ये जो अनोखा मुल्क है, ये कोई अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड नहीं है, बल्कि ये यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जिसका नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड के तालीमी निज़ाम में ऐसी क्या ख़ास बात है, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिनलैंड ने 1980 के अंदर अपनी तालीमी पॉलिसी चेंज करी और उन्होंने एक बड़ा मजबूत तालीमी निज़ाम बनाया, जिसके अंदर उन्होंने ये जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं उनकी जो तालीम की हद थी वो कम से कम 7 साल कर दी। जी हाँ जनाब, फिनलैंड में 7 साल से पहले की उम्र में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, और वो बच्चे फिर करते क्या हैं, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ खेलते कूदते हैं। तो फिनलैंड में बच्चों को पूरी आज़ादी है कि 7 साल से पहले किसी भी बच्चे के लिए स्कूल ओपन नहीं है, और उनको घरों पे रह करके होम स्कूलिंग जो होती है उसमें खेलने कूदने की तरगीब दी जाती है। अगर कुछ पेरेंट्स ज़्यादा ही जो है तालीम दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, यानी कि उनको ज़्यादा फिक्र होती है या वो घर पे केयर नहीं कर सकते, तो वो फिर जो है स्पेशल केयर जो है ना वहाँ पे स्कूल में सिस्टम होता है, वहाँ पर जाकर के अपने बच्चों का अर्ली एडमिशन करा देते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बच्चों को बुलाते हैं उसमें, वहाँ पर भी सिर्फ ये है कि जो पेरेंट जॉब वगैरह करते हैं तो वो अपने बच्चों को सुबह खेलने कूदने के लिए वहाँ पे स्पेशल केयर यूनिट में स्कूल के दे देते हैं। तो वहाँ पर उन बच्चों को पूरे दिन सिर्फ खेलना कूदना ही सिखाया जाता है और छोड़ दिया जाता है, बच्चा खुद ही खेलता रहता है। लेकिन वो जो खेल खेलते हैं वो सारे ऐसे गेम्स खेलते हैं वहाँ पे जो बच्चों के शौक के होते हैं, उनको पसंद होते हैं, उनको आज़ादी होती है, और साथ साथ जो है वो उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। फिनलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि इतनी लेट एजुकेशन शुरू करता है, और बच्चों को सबसे कम होमवर्क भी फिनलैंड ही के स्कूलों में मिलता है। बच्चों को पूरी आज़ादी है कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेलें कूदें, और ताकि उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक नेचुरल वे में, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बच्चों की तरीके से डेवलप हों। 7 साल गुजर जाने के बाद जब बच्चे का एडमिशन होता है प्राइमरी लेवल पे, तो उसमें भी जो है उनका बड़ा स्मूथ निज़ाम होता है कि वो कोई कंपटीशन में नहीं धकेल देते बच्चों को, जैसे हमारे यहाँ होता है कि पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं हर साल, और फिर टर्म वाइज एग्जामिनेशन होता है और बच्चे को जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन में कैटेगराइज किया जाता है। फिनलैंड में एग्जामिनेशन सिस्टम 16th ईयर से पहले स्टार्ट ही नहीं होता। जी जनाब, यानी बच्चा स्कूल में सिर्फ जाता है, सीखता है, उसके कोई टेस्टिंग, कोई ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन या पोजीशन का सिस्टम नहीं होता। उनके यहाँ फोकस ये किया जाता है कि बच्चे को कंसेप्ट वाइज इम्प्रूव किया जाए, ना कि ये कि उस बच्चे को शर्मिंदगी का जो है ना एक चार्ट में डाल दिया जाए कि बेटा तुम पहली पोजीशन के थे, तुम 10वीं के थे और तुम फेल थे। तो उनका फोकस ये होता है कि बच्चे को जो है आने वाले सालों में जो है कंसेप्ट वाइज वो इतना स्ट्रांग हो, तालीम को एक खुशी के तौर पे जो है फुल मोटिवेशन के साथ वो एक्सेप्ट करे, ना कि एक बर्डन और एक प्रेशर की तरह कि यह मुझे सीखना है, ये मुझे काम करना है, अगर ये नहीं किया तो मैं जो है गंदा बच्चा कहलाऊंगा, अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। तो वो जो है मैनर्स और एटिकेट्स पर फोकस करते हैं, बच्चे के कंसेप्चुअल स्किल पर फोकस करते हैं, और वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड होती है वो उनके लिए हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए एक स्पेशल टीचिंग मेथोडोलॉजी और प्लान बनाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके तो बड़े मज़े होते हैं वहाँ पे फिनलैंड में। उनको जो है हफ्तों में सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे का उनका स्कूल होता है। सारे नॉर्मल बच्चों का भी जो है
20 आवर्स वीक टाइम होता है कि पूरे एक हफ्ते में जो है वो सिर्फ 20 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, यानी रोज़ाना मैक्सिमम 4 घंटे। अच्छा, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना, टॉडलर्स वगैरह, अब 7 साल का बच्चा एकदम इतना छोटा भी नहीं रहता, वो अच्छा खासा मेच्योर हो जाता है। तो जब वो स्कूल जाता है और उसको पहले से ही पता होता है कि स्कूल असल में जो है वो एक प्ले एरिया की तरह है, यानी हमारे बच्चों की तरह उसका कंसेप्ट नहीं बनता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ ज़बरदस्ती मुझे यहाँ घसीटा जाएगा, ये ना करने पे मार पड़ेगी, बल्कि उसको पहले से पता होता है कि मैं तो डे केयर में खेला करता था, पूरे दिन हम खेलते थे और मैं खेलने के लिए दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। तो वहाँ के टीचर जो हैं उसी प्लेइंग इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखाते रहते हैं और ये बर्डनाइज नहीं करते कि बेटा आज ये रट करके आना, आज ये याद करना, कल तुम्हारा टेस्ट है। और रोज़ाना सिर्फ 4 घंटे की क्लासेस होती हैं और जो क्लासेस होती हैं उनके भी बीच में जो है हर एक क्लास से दूसरे क्लास के दरमियान जो है बच्चे को 15-20 मिनट का वक्फा दिया जाता है, जिसमें वो अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रेच कर ले, रिलैक्स कर ले, थोड़ी क्लास में उधमबाजी कर ले और उसमें जो है उसको कोई रोक टोक नहीं होती। वो उनका रिसेस टाइम होता है। फिर जो नॉर्मल जैसे हर स्कूल में जो है कुछ पीरियड के बाद एक हाफ आवर की रिसेस होती है, तो वहाँ पर जो वो ब्रेक टाइम होता है वो आधे घंटे का नहीं होता, बल्कि तकरीबन 1 घंटे से पौन घंटे के दरमियान होता है। और छोटे बच्चों का तो रिसेस टाइम ज़्यादा ही होता है, ताकि फुल अच्छी तरीके से बच्चा खेले, फ्रेश हो और जो है वो अपनी स्ट्रेस से पाक हो। इसी तरीके से फिर उसके बाद जो है जो उनकी जो स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे पहला जो एग्जामिनेशन जो बच्चों को देना होता है ना कि आपने स्कूल कंप्लीट पढ़ा है, तो वो उनका मैट्रिकुलेशन एग्जाम होता है जो कि 16 साल की उम्र में लिया जाता है। और वो भी बच्चों के लिए जो है बस सिर्फ वाहिद कंपलसरी एजुकेशन है जो वहाँ पर है। उसके बाद कोई एजुकेशन जैसे हमारे यहाँ उसकी साइकिल से स्टार्ट हो जाती हैं, फिर जो है बैचलर्स की, ग्रेजुएशन की, तो वो वहाँ पर सारी की सारी ऑप्शनल है, बच्चे की अपनी चॉइस के ऊपर है कि अगर आप शौक से आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आप आगे पढ़ें अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। तो सोचें यार कितने मज़े हैं वहाँ के बच्चों के, फिनलैंड के। आराम से पहले 7 साल तक तो खेलते रहो, कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें स्कूल जाना है। फिर जब जाना है तो पूरे दिन खेल कूद के साथ मज़े से स्कूल जाना है, होमवर्क मिलना नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है ना, बर्डनाइज होना नहीं है, स्कूल में भी खेलना है, घर में भी खेलना है, तो और खेल खेल में सीखना है। कितने मज़े हैं वहाँ के बच्चों के। और कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं है। जो वाहिद एग्ज़ाम उनको देना होता है बच्चों को, वो भी 16 ईयर ऑफ एज में देना होता है, जब हमारे बच्चे जो नॉर्मली जो हैं इंटर मैट्रिक कर रहे होते हैं, तो तब वो अपना पहला एग्जामिनेशन, जिसको वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन कहते हैं, वो देते हैं। उस एज तक पहुँचते पहुँचते बच्चा कंसेप्चुअली, अच्छा उनकी क्लासरूम्स भी बड़े अच्छे होते हैं। जब आप सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं वहाँ पे, तो यानी क्लासेस जो आपकी शिफ्ट होती हैं आगे, तो उसमें जो क्लास होती है ना वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है टीचिंग की। तो आपको जो है ना ज़्यादातर लैब वर्क कराया जाता है, प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटेशन से आपको सिखाया जाता है, ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में रटवाया जाए। तो उसका नतीजा ये है कि फिनलैंड के स्कूलों में आप ये मत समझे बच्चा सिर्फ खेलता कूदता रहता है। दुनिया में साइंस और मैथमेटिक्स की जो इंटरनेशनल स्कूल्स की जो असेसमेंट होती है, उसमें टॉप रैंकिंग में फिनलैंड के भी बच्चे आते हैं। जी जनाब। मैट्रिक का एग्ज़ाम करने के बाद आपके पास जो है फिर आज़ादी होती है कि अब आप अगर आगे चाहें तो आपका ऑप्शन है, आप पढ़ें, नहीं चाहे तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स में भी जा सकते हैं। तो ये वो मुल्क है जहाँ इतनी आज़ादी के बावजूद भी 100% लिटरेसी रेट है। 60% के करीब मैट्रिकुलेशन करने के बाद बच्चे जो है वो आगे हायर स्टडीज़ के लिए ग्रेजुएशन में जाते हैं, और जो है उनका ग्रेजुएशन का पासिंग आउट रेशो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी जो बच्चे होते हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाते हैं। यानी कोई भी बच्चा जो है वो वहाँ एक बेकार ज़िंदगी नहीं गुजारता कि एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। जिनके पास एजुकेशन आगे वो नहीं परस्यू करते यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो वो भी फारिग नहीं बैठते, वो जाके किसी वोकेशनल ट्रेनिंग से किसी अपने शौक में, हुनर में जो है महारत हासिल करके बाइज्जत ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। अब उनके आ जाते हैं टीचर्स की तरफ। जिस तरह बच्चों की ज़िंदगी बड़ी सुकून के साथ गुजरती है, खेलते कूदते हुए, लंबे लंबे ब्रेक्स होते हैं, फिर वहाँ पे स्कूल में होमवर्क भी कम मिलता है, इसी तरह टीचर्स भी जो है वहाँ के वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं। शुरू में हर बच्चे की क्लास में ऐसा नहीं होता कि हर साल टीचर चेंज हो, बल्कि जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 3-4 जो है ना ईयर्स तक के लिए या 5 ईयर्स तक के लिए जो एक टीचर होता है ना, स्कूल टीचर, वो फिक्स होता है उनके लिए। तो वही उनका जो टीचर होता है वो उनको तकरीबन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेकर के बच्चे को चलता है। उस बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप उसका कायम हो जाता है लॉन्ग टर्म, कि मैंने इस बच्चे को कुछ काबिल बनाना है,
ये सोच नहीं होती वहाँ पे टीचर्स की कि जो है बस मैंने इस साल इन खबीसों से जान छुड़ानी है, फिर इनको अगले साल हमने शिफ्ट कर देना है। तो जब इस तरह से जब 5-5 साल तक के लिए जब उनके जब प्राइमरी सेकेंडरी तक के लेवल के टीचर्स फिक्स होते हैं ना, तो उससे स्टूडेंट का एक अंडरस्टैंडिंग और एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है टीचर के साथ, जो बड़ा रिस्पेक्टफुल होता है। और इसी माहौल में बच्चा जो है बहुत सी चीज़ें ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है और सीख लेता है, क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर की तरह फिर एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं। रोज़ाना 4 घंटे से ज़्यादा कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। जिस तरह बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स फिक्स हैं भाई, तो इसी तरीके से टीचर भी जो है वो सिर्फ 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं काम करते। और हर वीक 2 घंटे की तो टीचर्स की टीचिंग डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं। टीचर्स को वहाँ वही रिस्पेक्ट हासिल है फिनलैंड में जैसा कि डॉक्टर्स को और लॉयर्स को हासिल है। और सबसे सख्त अगर सिलेक्शन होती है वहाँ किसी की, तो वो टीचर्स की होती है। टीचर्स जितने भी होते हैं वहाँ पे, वो सारे कम से कम उनके पास मास्टर क्वालिफाइड होना और फिर साथ में एक टीचिंग सर्टिफिकेट होना लाजमी है, जो कितनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। फिर उसमें से भी वो जो है 10 में से किसी एक ही बंदे को जो है सेलेक्ट किया जाता है। और जब जिस बंदे को सेलेक्ट किया जाता है तो उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप बच्चे जो है ना, वो आपके लिए एक आपका एक टारगेट है, एम है कि आपने अपनी नेशन को डेवलप किस तरह से करना है। वहाँ टीचर्स के कोई ग्रेड नहीं होते फिनलैंड में, जैसे यहाँ हमारे स्कूल में प्राइमरी की टीचर, सेकेंडरी की टीचर्स और अलग अलग टीचिंग की क्लासेस हैं, अलग अलग पे स्केल बने हुए हैं। तो जो प्राइमरी टीचर होता है वो खुद को एक जो है ना अलग लेवल की मखलूक समझता है कि भाई हम माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। जो साइंस मैथ्स के टीचर हैं उनका अलग लेवल होता है, वो समझते हैं कि भाई ये ज़रा थोड़े से स्टैंडर्ड टीचर हैं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ हर टीचर की इक्वल रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर टीचर का अपनी जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो टीचर्स को ग्रेडिंग में नहीं तोलते, बल्कि सब टीचरों की पे स्केल और ग्रेड और फैसिलिटीज एक रखी जाती हैं। एक और फिनलैंड की जो सबसे शानदार बात है वो ये है कि वहाँ कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता ही नहीं है। अब सारे स्कूल वहाँ पे गवर्नमेंट के हैं, तो जब गवर्नमेंट के अंडर में सारे स्कूल होते हैं तो फिर कोई रिच क्लास और कोई पुअर क्लास का कंसेप्ट ही नहीं होता। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट की वहाँ इजाज़त ही नहीं है। वहाँ सारे इंस्टीट्यूटों की एक सी फैसिलिटीज़ होती हैं, भले से वो गांव में हो या शहर में हो। हर स्कूल एक जैसी फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल है, और भले से वहाँ मिनिस्टर का बेटा हो या गरीब किसान का बेटा, सारे के सारे जो हैं स्टूडेंट्स एक ही इन्वायरमेंट के अंदर तालीम हासिल करते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की रिलीजियस या सोशल या इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन देखने में नहीं मिलती, और इंसान जो होता है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ डेवलप हो रहा होता है। और सबकी एजुकेशन एक जैसी होती है, सबके मैनर्स भी एक जैसे, एटिकेट्स भी एक जैसे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो है मुल्क दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में शामिल होता है। जी जनाब, वहाँ के रहने वालों को दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में, जो कि अपनी ज़िंदगी से और अपनी लाइफ से मुतमईन है, उन लोगों में शुमार किया जाता है। ये सब सुनने के बाद तो दिल चाह रहा है कि बस यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और फिनलैंड ही चले जाएं और वहाँ जा कर के आबाद हो जाएं और वहाँ के जो है ना तालीमी निज़ाम के मज़े लूटें। लेकिन रुकिए, मेरा एक सवाल है, क्या फिनलैंड के लोगों को किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने आबाद किया है? क्या किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने फिनलैंड का तालीमी निज़ाम बनाया? नहीं, ये तालीमी निज़ाम 1980 में फिनलैंड के अपने ही एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने तरतीब दिया। तो फिनलैंड के लोगों ने खुद अपना निज़ाम बना के अपने मुल्क की तकदीर बदली, और आज देखिए वो एक बहुत ही तरक्की याफ्ता और एक तालीम याफ्ता मुल्क के तौर पे जाना जाता है। तो बजाय इसके कि हम अपना मुल्क छोड़ करके फिनलैंड भागें, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को भी अजीम बनाने के लिए मेहनत करें। अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी मुल्क एक दिन फिनलैंड से ज़्यादा खुशहाल और अजीम मुल्क बनेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क की तकदीर वहाँ के अपने लोग बदलते हैं। दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होने से किसी मुल्क की तकदीर नहीं बदलती। तो इस मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।